तो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपने अभी हाल हाल में सुना होगा, हिडमा जो एक नक्सली नक्सली कमांडर था, उनको इनकाउंटर में मारा गया है। सेंट्रल कोर का वो एक्टिविस्ट था। नक्सली के बारे में बताते हैं आपको। ये हमारा जो इंजीनियरिंग है, खास करके सिविल कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, जो कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, उसके साथ कैसे रिलेट करता है। देखिए, ये 60s का बात है, 65-67 का बात है, जब वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल के नक्सलवारी गांव से विद्रोह पनपता है। जमींदार, जो जमींदार को वेस्ट बंगाल में जोतेदार बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में बंगाली में जोतेदार बोलते हैं। वहाँ पर जमींदार के अगेंस्ट में एक आंदोलन चलता है, और उस आंदोलन का नेतृत्व जो है तो चारू मजुमदार से स्टार्ट करता है। ठीक है। इसमें कई सारा हिंसा भी होता है, कलकत्ता तक में हिंसा होता है, और ये आंदोलन फैलकर बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक पहुंच जाता है। ठीक है। ये फिर कुछ पहले हम चलेंगे अभी। तो देखिए, ये जब 40s के आसपास, 42nd वर्ल्ड वार अगर देखा जाए, उसके बाद से पूरा दुनिया में दो तरह का अर्थव्यवस्था पनपता है। एक पनपता है कम्युनिज्म, एक पनपता है कैपिटलिज्म। ठीक है। कम्युनिज्म का नेता रसिया बनता है, यूएसएसआर बनता है, और कैपिटलिस्ट का तीन चार कंट्री, अमेरिका, इंग्लैंड, इटली वगैरह बनता है। अब इसमें अभी देखिए ये कैसे हमारे देश को अफेक्ट करता है। कालांतर में जो कम्युनिज्म का जो आइडियोलॉजी था, कम्युनिस्ट पार्टी का, वो रसिया के दो विचारक और लीडर्स, मार्क्स और लेनिन पर आधारित था। ठीक है। बेसिक डिफरेंस भी समझ लगता है। कैपिटलिज्म में डिफरेंस ये होता है कि पूंजी, उद्योग, धंधा वगैरह सभी व्यक्तिगत, मतलब व्यक्तिगत किसी दूसरे आदमी के पास होना चाहिए जो उसको डेवलप करेगा। ठीक है। जबकि कम्युनिस्ट की विचारधारा में ये बात होता है कि सब जितना भी संपत्ति है देश का, उस पर अधिकार वहाँ के जनता का है। ठीक है। सरकार का कुछ भी नहीं, सरकार का कुछ भी नहीं है, किसी भी प्राइवेट आदमी का नहीं है, वो जनता का है। ठीक है। और जनता ही सरकार होता है। उस देश में एक ही पार्टी होता है जिसको जनरली पोलित ब्यूरो बोलते हैं, और पूरा सरकार जो है सो जनता चलाती है, वहाँ कोई अपोजिशन नहीं होता है। तो पूरा फैक्ट्री का मालिक जनता, खेत का मालिक जनता, सरकार भी जनता का। ये कम्युनिज्म का। जबकि कैपिटलिज्म में क्या है कि संपत्ति जो है तो प्राइवेट आदमी रखता है, सरकार भी रख सकता है। ठीक है। तो ये एक विचारधारा है। कालांतर में कम्युनिस्ट सरकार हो गया और कैपिटलिस्ट सरकार भी हो गया। ठीक है। कैपिटलिस्ट चाहता था कि हमारे देश में कम्युनिस्ट विचारधारा नहीं आए, कम्युनिस्ट चाहता था कि हमारे देश में कैपिटलिस्ट विचारधारा नहीं आए। ठीक है। हमारा देश आज़ाद होता है इसी बीच। हमारा पड़ोस में चाइना है, जो कि तिब्बत को हड़प चुका है। तिब्बत एक सॉवरेन कंट्री था, उसको हड़प चुका है, और हिंदुस्तान, भारत उसको सपोर्ट किया है। ठीक है। ये कहानी आप समझ गए होंगे। तो कम्युनिस्ट अपने देश में भी, कम्युनिस्ट पार्टी, हमारे प्राइम मिनिस्टर दोनों को आने देते हैं, कैपिटलिज्म विचारधारा भी और सोशलिस्ट विचारधारा भी, कम्युनिस्ट विचारधारा भी। हमारे देश में भी कम्युनिस्ट पार्टी बनता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ब्रैकेट में एमएल, मार्क्सवादी, मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट, मार्क्सवादी लेनिनवादी। ठीक है। इसी बीच में चाइना में जो किंगडम था, किंगडम को टॉपल करके वहाँ का जो नेता थे, माओ से तुंग, माओ जेदुंग, जो भी बोले, वो सत्ता में आते हैं। ठीक है। वो सत्ता में आते हैं और वहाँ कम्युनिस्ट व्यवस्था को एस्टेब्लिश करते हैं। उनका जो विचारधारा था सो मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा से बिल्कुल अलग था। कम्युनिस्ट का एस्टेब्लिशमेंट होता है, लेकिन विचारधारा उनका अलग था। उनका कहना ये था कि जो पावर, चूंकि वहाँ राजा को हटा कर आया था वो लोग, इसीलिए पावर ट्रांसफर जो है, या पावर जो है सो शक्ति के साथ लिया जाए, इसमें हत्याएं भी हो सकती है। ठीक है। बाद के दिनों में, कालांतर में, ये विचारधारा माओवादी विचारधारा के नाम से जाना गया। ठीक है। तो दो कम्युनिस्ट पार्टी में दो तरह का विचारधारा हुआ, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनवादी, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनवादी माओइस्ट विचारधारा। ठीक है। ये हुआ, ये हिंसक था, इनका आंदोलन हिंसक होता था। भारत में करीब करीब हर राज्य में कम्युनिस्ट का लीडर इलेक्शन जीतता था, अधिक नहीं, थोड़ा बहुत। लेकिन पश्चिम बंगाल में और केरला में
बहुत प्रमुख था, ठीक है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल टीएमसी के आने के पहले तक कम्युनिस्ट 20-25 साल तक रहा, उसके पहले कांग्रेस था। केरला में अभी भी सीपीआईएमएल है, वहाँ गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन आप समझ गए। अब थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, मुगल काल से लेकर ब्रिटिश काल तक आते हैं पहले। तो रेवेन्यू सिस्टम जो था, मालगुजारी और टैक्स जमा करने का जो सिस्टम था, उसके लिए गवर्नमेंट ने सामंतवादी प्रथा स्टार्ट किया था, जमींदारी प्रथा स्टार्ट किया था। हर जमींदार को उसका अपना एरिया दिया गया था, उसकी जिम्मेवारी ये होती थी कि अपने इलाका से टैक्स कलेक्ट करके उत्पादन के अनुसार किसानों से टैक्स कलेक्ट करके वो गवर्नमेंट को जमा करता था, ठीक है। अब जमींदारी प्रथा तो पूरे भारत में, या अंग्रेज शासित सभी जगह पर होना चाहिए, मुगल शासित सभी जगह पर होना चाहिए, सभी जगह पर था। लेकिन सबसे अधिक ये सशक्त रूप से गंगा के दोनों तरफ का इलाका में था, क्योंकि यहाँ खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा होती थी। उस समय इरिगेशन सिस्टम इतना वैज्ञानिक नहीं हुआ करता था, नदी और प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंड करता था हमारा खेती। गंगा एक बहुत अच्छी नदी, और गंगा का जो ट्रिब्यूटरी नदी है, जो सहायक नदियाँ गंगा में मिलती है, वो सभी मिलकर बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल को, और कुछ हद तक नॉर्दर्न उड़ीसा वगैरह जो है, और कुछ नदियाँ आंध्र प्रदेश की तरफ भी है, तो वो सब इलाका को बहुत अधिक फर्टाइल बनाता था। उस समय मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था, ठीक है। तो मालगुजारी या रेवेन्यू का कलेक्शन ये सब इलाके में बहुत था, ठीक है। इसके लिए टैक्सेशन या फिक्स किया गया था, और जमींदार को टारगेट था। वो टारगेट को अचीव करने के लिए वो लोग, जो किसान होते थे, जो जमीन के ऊपर में खेती करते थे, उसके ऊपर बहुत अत्याचार करते थे, ठीक है। तो देश आज़ाद हुआ। देखिए समझते जाइए, तब आप समझ पाएंगे, वीडियो को स्किप नहीं किया कीजिएगा। तो कंट्री, अपना देश आज़ाद होता है 1947 में, और कई सारा चीज़ शुरू होता है, ठीक है। हम लोग खाद्यान्न बाहर से मंगवाते थे, बहुत कम जगह पर जो कल्टीवेशन होता था। वस्तु सब बाहर से आयात होता था, अपने यहाँ प्रोडक्शन नहीं होता था। तो हमारे यहाँ दो चीज़ का जरूरी था कि एग्रीकल्चर का में प्रोड्यूस उत्पादन बढ़ाया जाए, और अपने यहाँ निर्माण कार्य शुरू किया जाए, कपड़ा का, दवा का, गाड़ी घोड़ा सब का किया जाए। ये व्यवस्था है, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर है, और ये धीरे धीरे ये शुरू किया जाता है। 50s में इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया गया। 1950 में हमारा संविधान भी बना, 1956 में। अभी देखिए होता क्या है, अंग्रेज चला गया, इंडिपेंडेंट हो गया इंडिया, लेकिन जमींदारी प्रथा नहीं गया, जमींदार भी वही रहा। कई सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम जमींदार करता था, उसको गवर्नमेंट की तरफ से ये अथॉरिटी थी। अभी भी जमींदारी सिस्टम एक सरकारी सिस्टम था, ठीक है। नक्सलवाड़ी एरिया में चारू मजूमदार जमींदार के प्रति उसके एट्रोसिटी के अगेंस्ट में जाकर आंदोलन खड़ा करता है, और कई सारा हत्याएं होती है, ठीक है। चारू मजूमदार एक कम्युनिज्म विचारधारा के लोग थे, लीडर थे, लेकिन उनका आइडियोलॉजी जो था, उनका जो गुरु था, सो माओ था, मतलब बैटल विद द गन, ठीक है। तो जब अत्यधिक हत्याएं होने लगी, तो इसको बंद कर दिया है गवर्नमेंट, बैन कर दिया है इसको भारत सरकार, क्योंकि हिंसा होने लगा। अभी देखिए, आप अभी तक समझ गए होंगे कि चाइना में राजशाही के बाद माओ का शासन रहा। उस शासन से नेपाल भी अफेक्टेड हुआ है। नेपाल में भी चाइना अपना चाइना का एक्सपेंशन का सिस्टम कुछ अलग ही है। तो नेपाल में अपना विचारधारा का लोग पुट किया, वहाँ बहुत तेज सशस्त्र विद्रोह शुरू करवा दिया। नेपाल का बॉर्डर भारत से लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार में भी। अभी क्या है कि ये चारू मजूमदार का जो अभियान था, वेस्ट बंगाल से निकलकर बिहार, उड़ीसा, और आज के झारखंड जो है, वो आज का छत्तीसगढ़ जो है, सो इस सब से फैलते हुए ये आंध्र प्रदेश तक पहुंच गया है। तो अगर हिंदुस्तान के मैप में देखेंगे, तो चाइना से साउथ की तरफ एक फिक्स्ड एरिया है, चाइना, नेपाल, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड होते हुए आंध्र प्रदेश तक, ये एक कॉरिडोर बन गया है, और ये माओइस्ट का कॉरिडोर बोला जाता था। ये बेहद ही हिंसक था, ठीक है। तो 67 के आसपास चारू मजूमदार का मृत्यु होता है, कई सारा हत्या, लेकिन इनका विचार चारों तरफ फैल गया है। अब हर जगह मारपीट होने लगा, जमींदार के साथ जमीन पर कब्जा होने लगा, सब चीज।
फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 70s के दौर में किसी समय जमींदारी प्रथा को, उस सिस्टम को खत्म कर दिया। और विनोबा भावे थे, आचार्य विनोबा भावे, शायद वो कर्नाटक स्टेट के थे, उन्होंने बिहार में ही आकर एक अलग आंदोलन क्रिएट कर दिया। मतलब जिसको जमीन नहीं है उसको जमीन दिया जाए। कैसे जमीन दिया जाए? तो जमींदारों के पास जो जमीन था उसको लेके दिया जाए। सिस्टम क्या कर दिया कि सीलिंग स्टार्ट कर दिया। मतलब जमीन को दो तीन कैटेगरी में बांटकर सुनिश्चित किया गया कि किसी के पास भी एक पर्टिकुलर एरिया से अधिक जमीन नहीं होना चाहिए। जैसे शायद 30 एकड़ है, एक टाइप का जमीन 30 एकड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। बाकी जमीन को लेकर जिसके पास जमीन नहीं है उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया, पट्टा उसका बांटा गया। ये अलग एक संघर्ष को हवा दे दिया। भाई किसी के पास जमीन है, उस जमीन को छीन लीजिएगा तो संघर्ष तो होगा। अब देखिए ये अलग एक जो जमींदारों का इलाका था जहाँ पर खेती बाड़ी होती थी, अलग संघर्ष का बीज ये विनोबा भावे का बोया हुआ है, जिसको हम लोग बहुत आदर के साथ सब चीज देखते हैं। आगे पीछे नहीं देखकर उल्टा पुल्टा किया। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। जमींदारी खत्म हो गया और 2025 में बैठे हुए हैं। आज के दिन में भी माओइस्ट इंसर्जेंसी, माओइस्ट एक्टिविटी बहुत होता है, बहुत सारा सरेंडर हो रहा है। इसी क्रम में जो अभी अमित शाह गृह मंत्री है, तो माओइस्ट के अगेंस्ट में एक्शन हो रहा है और हिरमा नाम का एक कुख्यात माओइस्ट एक्टिविस्ट मारा जाता है। ठीक है, एनकाउंटर में। अभी देखिए तो दो चीज शुरू होता है, हरित क्रांति शुरू होता है और भारत में औद्योगिकरण शुरू होता है। ठीक है, औद्योगिकरण पर बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। सिविल इंजीनियरिंग कैसे जुड़ता है आप देखेंगे। ठीक है, तो उद्योग धंधा भारत में लाया गया 50s में बहुत, खास करके स्टील प्लांट। देखिए आपका जमशेदपुर में टाटा स्टील आया, भारत सरकार का दोनों विचारधारा मिक्स हमारे यहाँ चल रहा था। टाटा स्टील आया, भारत सरकार का सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आया, 4-5 प्लांट बना, जिसमें से झारखंड में बहुत सारा प्लांट है। एलाइड प्लांट्स और भी चीज़ आया, जैसे बॉक्साइट का आया, एल्युमिनियम बनाने के लिए, माइका का माइंस आया, खनिज के लिए कोयला। और संजोग ऐसा है कि झारखंड, आज का झारखंड कहिए, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल मैप में देखेंगे तो एक पर्टिकुलर एरिया है जो कि इतना सारा खनिज है कि इंडिया का 25-30% मिनरल वहीं होगा। खास करके कोयला और आयरन ओर तो बहुत अधिक है। आयरन का क्या डिमांड है मालूम है? यूरेनियम का भी, जो थोरियम का भी खदान वहीं पर है। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ है। तो इंडस्ट्री को वहीं पर एस्टेब्लिश करने का सोचा गया। ठीक है, इसके लिए रेलवे नेटवर्क बनाया गया। सी पोर्ट बगल में पारादीप है, कोलकाता है, वहाँ तक जाने के लिए रेलवे नेटवर्क बना, बम्बई तक जाने के लिए रेलवे नेटवर्क बना, रोडवेज बना। और उस इलाका में जहाँ मिनरल अवेलेबल था वहाँ पर इंडस्ट्री को लाया गया। मिनरल को अधिक ढोना नहीं पड़े, बना हुआ प्रोडक्ट बाहर जाए। कालांतर में उस नेटवर्क का, यातायात का नेटवर्क का यूज किया गया, तो झारखंड के बाहर प्लांट लगाया गया और झारखंड का मिनरल उस प्लांट को भेजा गया जो कि झारखंड के बाहर है, उड़ीसा के बाहर है। और पॉलिसी लगाया गया इक्वलाइजेशन, मतलब जिस रेट में आपको झारखंड में मिनरल मिल रहा है उसी रेट में दूसरे प्रांत में जो फैक्ट्री है उसको भी मिलेगा। मतलब ट्रांसपोर्टेशन समझिए कि फ्री हो गया। इसको इक्वलाइजेशन या नॉर्मलाइजेशन का पॉलिसी बोला गया, इसको लेकर भी बहुत झंझट हुआ। ठीक है, झारखंड का मिनरल स्टार्टिंग दौर में जो प्लांट लगा झारखंड उड़ीसा उस मिनरल बेल्ट में लगा। बाद में अब उससे क्या हुआ, ठीक है प्लांट लग रहा है, उसके बाद मिनरल को बाहर भेजा जाने लगा, बाहर में प्लांट लगाने लगा। अब इस बीच में क्या होता है देखिए, ये कॉरिडोर के बारे में हम समझ गए होंगे, झारखंड उड़ीसा में कॉरिडोर माओइस्ट का था। तो मिनरल लगाने के लिए जब इंडस्ट्री उस एरिया में पहुंचती है तो पहले से वहाँ माओइस्ट है। और नेटिव कौन है? हमारे आदिवासी लोग, कई सारा जनजाति जो कि जंगल में रहते हैं। उस जंगल में मिनरल भरा हुआ है जमीन के नीचे। गवर्नमेंट उस जमीन को प्राइवेट फैक्ट्री वाले को देना शुरू करता है। यहाँ आदिवासी को उतना शिक्षा नहीं है, नॉलेज नहीं है। कम दाम पर कहा जाता है कि एक बोतल शराब पर उससे जमीन लिखा दिया जाता था। कुछ ऐसा ही कहानी जब मैं वहाँ पढ़ता था NIT राउरकेला में, तो BIT मिश्रा जो कि रांची में एस्टेब्लिश किया बिरला, तो ऐसा ही हम लोग सुनते थे कि एक बोतल शराब देकर जो प्रबंधन था वहाँ का जमीन आदिवासियों से लिखवा दिया। ठीक है, तो आदिवासी का जमीन लेने के लिए बहुत सारा चीज़ चालू हो गया है।
मार कूट होने लगा, जबरदस्ती लेने लगा। गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलिस्ट को लाती थी तो साथ भी देते थे। तो प्रशासन और उद्योगपति एक तरफ हो गया और आदिवासी लोग एक तरफ हो गया। लेकिन आदिवासी क्या कर सकते थे? आदिवासी तो लड़ नहीं सकते थे, तो उनके सपोर्ट में आ गए माओइस्ट। और यहाँ से वो एरिया जो है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा बहुत ज़्यादा हिंसक हो गया। इंडस्ट्रियलिस्ट को ज़मीन चाहिए और आदिवासी ज़मीन नहीं देंगे, वो माओइस्ट में भर्ती होने लगे और सशस्त्र आंदोलन बहुत तेज शुरू हुआ। मतलब वहाँ प्रोजेक्ट जो है सो नहीं लग रहा है, या लगाने के क्रम में बहुत सारा मर्डर होने लगा। तो सिविल इंजीनियर्स भी अफेक्टेड होने लगे, मैकेनिकल भी अफेक्टेड होने लगा। कई सारा प्लांट लगा, जिंदल ग्रुप का वहाँ प्लांट लगा, जेएसडब्ल्यू का प्लांट लगा, वेदांता का प्लांट लगा, भारत सरकार का प्लांट लगा, और बहुत सारा परेशानी हो गया। देखिए उसमें क्या है कि जब जनमानस का आप प्रॉपर्टी लेंगे, आज किसी का प्रॉपर्टी लिए, मान लीजिए कि 10 लाख रुपये एकड़ लिए, फिर 5 साल सोचते हैं कि प्लांट को एक्सपेंशन करेंगे, फिर उसका प्रॉपर्टी लिए दूसरे का, तो जो 10 लाख रुपये एकड़ लिए उसको 15 लाख दिए। अब 10 लाख वाला बोलता है कि भाई हमारे यहाँ साइड लैंड उसका है, तो उसका लैंड का 15 दिए, हमारा 10 नहीं दिए, तो फिर हमको 5 लाख और चाहिए। इस ढंग का बहुत सारा इशू आने लगा, रोजगार को लेके आने लगा, बहुत सारा चक्कर हो गया और लड़ाई होता था, कई सारा मर्डर इसमें होता था, हत्याएं होती थे। जीत इंडस्ट्रियलिस्ट को ही होता था। इस चीज़ को लेकर माओवादी का संगठन और मजबूत होते रहा, क्योंकि लोकल आदमी का सपोर्ट वहाँ मिल गया, लोकल आदिवासी का। ठीक है। और जो लड़ाई जमींदारी से स्टार्ट हुआ था, वो उद्योगपतियों के साथ लड़ने में व्यस्त हो गया है। ठीक है। तो जो फर्स्ट आइडियोलॉजी था कुछ हद तक चेंज हुआ। तो ये तो अब दक्षिण बिहार, झारखंड, उड़ीसा का, वेस्ट बंगाल का बात हो रहा है। इसी बीच मध्य बिहार में क्या हो रहा है? मध्य बिहार मतलब गंगा से सटा हुआ इलाका, जहाँ खेती बाड़ी बहुत जोर शोर से होती है। अभी भी जो पूर्वज जमींदार थे उनके पास बहुत सारा खेत था। पूर्वज जमींदार में से अग्री जाति है, मतलब राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और कास्ट, इन लोगों के पास अच्छा खासा जमीन था। ठीक है। माओवादी यहाँ भी है, माओवादी यहाँ भी है। लाल सलाम नाम सुनते थे? 1980 टू 90 के दौर में, मतलब 1980 से 2000, ऐसा आप रख लीजिए 20 साल में। वहाँ क्या हो, खास करके देखिए सासाराम है, औरंगाबाद है, गया है, कई ऐसा जगह है जहाँ पर खेत का कब्जा होना शुरू हो गया है। माओइस्ट जो भूमिहीन लोग थे या जो पिछड़ी जाति का लोग थे, उसको माओइस्ट सपोर्ट किया, वो लोग भी माओइस्ट संगठन से जुड़ गए और जमींदारों, पूर्वज जमींदारों की ज़मीन पर कैप्चर करना शुरू किए। कैसे? तो वो ज़मीन जो खेती वाला ज़मीन था उसमें वो अपना झंडा लाल रंग का गाड़ देते थे, लाल सलाम। अगल बगल के इलाके में पोस्टर लगाते थे, पोस्टर लगा के कुछ भी घोषणा कर दिया, एरिया में दहशत हो गया, लोगों को घर में घुस कर मारना शुरू कर दिए। ठीक है। सब ये सब चीज़ चल रहा था। तो इसको काउंटर करने के लिए जो अगरी जातियाँ थे, वो लोग तो माओ एमसीसी, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर का जन्म होता है उस एरिया में। तो इसको काउंटर करने के लिए जो अगरी जातियाँ थी, जो प्रताड़ित हो रही थी, उन लोगों ने अपना निजी सेना का गठन शुरू किया। सनलाइट सेना, रणवीर सेना, इस तरह का। परमेश्वर मुखिया जो थे, रणवीर सेना, ये भूमिहारों का बहुत बड़ा सशक्त सेना था। उपाय नहीं था, गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रही थी ना, गवर्नमेंट तो भाग जाती थी, गवर्नमेंट का थाना भाग जाता था उस समय। आज के डेट में भी बहुत रिसेंटली तक ये कारोबार चल रहा था, अभी भी है। अभी भी जो है सो ये संघर्ष जारी है। मध्य बिहार में भी है और झारखंड में भी है, और जो अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश को हटके हुआ है उसमें है, आंध्र प्रदेश में है। और ये फैल गया है। इसको हथियार और पैसा से सपोर्ट चाइना से मिला होगा, क्योंकि माओइस्ट आइडियोलॉजी के हैं लोग, तो चाइना से मिला है। हथियार भी मिलता है चाइना से, कई सारा एरिया से हथियार आता है। आप उधर म्यांमार में अभी जो गवर्नमेंट है वो चाइना सपोर्टर है, उधर से भी हथियार आता है। बांग्लादेश से हथियार दिया जाता है, वेपन्स आता है। और जो फिजिकली जो उसमें हमारा जो सिटीजन है, नागरिक है, वो उसमें जाते हैं, उनको सैलरी मिलता है, उनको और जो सैलरी पर रखा जाता है, उनको एरिया बांटा जाता है, उनको जोन बांटा जाता है, सिस्टम डेवलप करके रखा है। तो अभी जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है इस चीज़ को ख़त्म हो, लेकिन कितना ख़त्म होता है देखिए, डिफरेंसेस रहेगा, अमीरी गरीबी रहेगा। अब एक आदमी को इतना पैसा है, दूसरे को नहीं है, एक आदमी को बहुत ज़मीन है, दूसरे को नहीं है।
आपके इलाका का मिनरल और धन जो है सो एक उद्योगपति के परिवार में जा रहा है, और जो वहाँ वादा किया गया है वहाँ के नागरिकों से कि आपको ये मिलेगा, वो भी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ये पूरी तरह से इस तरह का चीज़ जो है सो सही नहीं होता है। वहाँ झारखंड और उड़ीसा जिस एरिया में ये इंडस्ट्री लगा है, बहुत ज़्यादा विकास है, स्कूल कॉलेज है, हॉस्पिटल खुल गया है, ये सभी चीज़ है। लेकिन हर जगह हर तरह का लोग होता है। तो कोई आदमी विकास को सराहता है, और कोई ये सोचता है कि गवर्नमेंट जो है सो लूट रहा है यहाँ पर उद्योगपति के साथ मिलकर। तो कौन सही है कौन ठीक है मालूम नहीं, लेकिन हिंसा तो सही नहीं है। और विकास की बात होती है तो क्या है कि उस एरिया में स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जाता है, सीआरपीएफ जाता है, मिलिट्री का मूवमेंट नहीं है, स्पेशल फोर्सेस सब जाता है। उसको जाने के लिए रास्ता चाहिए, तो रास्ता वो माओइस्ट लोग बनाने नहीं देते हैं कि रास्ता बन जाएगा तो अप्रोच जल्दी पहुंच जाएगा लोग और इजी हो जाएगा, हम लोग को दिक्कत हो जाएगा। दूसरा है कि जो रास्ता बना हुआ है उसके ऊपर भी बम लगाकर जो कन्वॉय होता है मिलिट्री का, ये सिविलियन कन्वॉय जो होता है उसको भी वो लोग उड़ाते हैं, 50-60 का मर्डर किया जाता है। तो ये चीज़ तो है ही नहीं सही। तो विकास मतलब सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, डेवलपमेंट। और जहाँ पर विकास होता है, अब सिर्फ माओइस्ट इलाका ही नहीं लीजिए, उसके अलावा भी बहुत सारा इलाका लीजिएगा। देखिए अभी आपको पीरपैंती में मिनरल डिपोजिट है, कोल्ड डिपोजिट है उधर भागलपुर की तरफ, वहाँ अदानी लगा रहा है प्लांट, तो वहाँ भी विद्रोह हो रहा है। आपको महाराष्ट्र में कई बार विद्रोह होता है, केरला में भी कम्युनिस्ट है, वहाँ विद्रोह होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी जो गवर्नमेंट कर रहे हैं सो जहाँ सक्सेसफुल होता है इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन इसका, वो इलाका डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट कर देता है कि ये इलाका में हम लोग उद्योग बसाएंगे, ठीक है। मतलब डेजिग्नेटेड होने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट का अपना ज़मीन नहीं है, लोगों से बात कर कर पर्याप्त मुआवजा तय करके विद इन अ फ्यू डेज उसका डिसबर्समेंट हो जाए, रिहेबिलिटेशन हो जाए, और वो एरिया गवर्नमेंट पूरी तरह से फ्री करके इंडस्ट्री के लिए डेवलप करे। मतलब वहाँ रोड पहुँचा दे और वहाँ बिजली पहुँचा दे। जैसे आपका मुंबई, नवी मुंबई में तलेजा एरिया है, वहाँ पर इंडस्ट्री के लिए डेवलप किया गया है, ठीक है। हमारे बिहार में देखिए जो डालमिया नगर है जो आज बंद पड़ा हुआ है, 10-20 इंडस्ट्री वहाँ पहले था वो बंद है, पूरा इंडस्ट्री के लिए डेवलप है। इंडस्ट्री से लेकर हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह सब चीज़ है। जमशेदपुर देखिए इंडस्ट्री के लिए विकसित है, बोकारो देखिए इंडस्ट्री के लिए विकसित है। तो जब आप इंडस्ट्रियल लैंड को डिजिग्नेट करेंगे, उसको मार्क करेंगे कि ये एरिया में इंडस्ट्री बना है, उसमें गवर्नमेंट का इतना लैंड है, प्राइवेट इतना लेना पड़ेगा, तो सिस्टमेटिक रूप में वो लेके आपको इंडस्ट्री के लिए डेवलप करना पड़ेगा। अब आप प्राइवेट कंपनी, अभी कुछ दिन पहले हुआ 2-3 एक्ट आया जिसमें आदिवासी लैंड को आप परचेज नहीं कर सकते, लेकिन इंडस्ट्री तो उधर लग रहा है, बिना आदिवासी लैंड परचेज किए हुआ होगा नहीं, ठीक है। नहीं तो इंडस्ट्री नहीं लगाई, इसी कारण बहुत सारा इंडस्ट्री बाहर लग रहा है। और दूसरा चीज़ है नंदी ग्राम वाला जो इवेंट हुआ नैनो फैक्ट्री का वेस्ट बंगाल में, उसके बाद से उस एरिया में हो गया कि आप प्राइवेट आदमी अगर ज़मीन बेचता है तभी आपको मिलेगा, सरकार अधिग्रहण करके आपको ज़मीन नहीं देगी इंडस्ट्री के लिए। आपको इंडस्ट्री लगाना है तो आइए ज़मीन देखिए और जिसका ज़मीन है उससे परचेज कीजिए। अब 100-200 एकड़ में इंडस्ट्री लगाना है तो सभी ज़मीन तो एक दिन नहीं परचेज हो जाएगा। कुछ आदमी तैयार होगा देने को, कुछ नहीं होगा। कुछ ज़मीन तुरंत परचेज होगा, कुछ बाद में परचेज होगा। तो यहाँ तो रेट डिफरेंस हो, जो आज परचेज हो रहा है 2 साल के बाद जो होगा परचेज रेट डिफरेंस हो जाएगा। रेट डिफरेंस पर भी बहुत सारा डिस्प्यूट होता है, कोई कोई अपना ज़मीन ही देना नहीं चाहता है। तो जहाँ जहाँ भी ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लगता है, अगर बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है, आप जाएंगे एज इंजीनियर जाएंगे वहाँ पर, तो आप सबसे पहले यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आपको। ये हमारा ज़मीन है, इसमें बाउंड्री नहीं बनेगा, ये आपका इंडस्ट्री का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है तो हमारा खेत में जो है सो अनाज खराब हो रहा है, अंदर से जो पानी आ रहा है वो गंदा पानी आ रहा है, हमारा खेत का उपज को ख़त्म कर रहा है। ये सब होता है, हमने भी झेला है। तो ये सब घुला मिला है जो माओइस्ट के बारे में मैंने आपको बताया है ना। जब विकास ऐसे नहीं होता, विकास बहुत सारा पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ लेके आता है, जिसका एक प्रोडक्ट जो है सो आज वो जो पूर्वी भारत का जो इलाका है मिनरल डिपोजिट वाला, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल का, उसमें जो उथल पुथल है इसी चीज़ के कारण है, और कोई दूसरा कारण नहीं। विकास वहाँ अच्छा हुआ है, पढ़ाई लिखाई हो रहा है, स्कूल बना हुआ है, कॉलेजेस बना हुआ, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बीआईटी मिश्रा है, बीआईटी सिंदरी है, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज है, और भी कितना बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन सब है, हॉस्पिटल है। अपना धर्म प्रचार करने के लिए जो है मिशनरीज भी वहाँ पहुँच गया, वो लोग भी पढ़ाना शुरू किया, धर्म परिवर्तन कराना शुरू हुआ है।
उसमें भी कई सारा जो है सो परेशानी है, उसमें भी हत्याएं हुई, धर्म परिवर्तन का जो वो लोग चला रहा था अभियान, उसके अगेंस्ट में वहाँ का लोग जो है सो उठ के किया। तो ये कहानी, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ये जो माओइस्ट का जो इंसर्जेंसी है कैसे कैसे कहाँ से कहाँ तक और कैसे शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो आजकल जो खेती बाड़ी वाला इलाका में है उधर कम हो गया है, क्योंकि अगली जाति का भी सेना खत्म है और एमसीसी का भी बोलबाला जो गैजेटिक प्लेन है उसमें खत्म हो रहा है, लेकिन ये शिफ्ट हो गया है मिनरल डिपोजिट एरिया का तरफ, क्योंकि वो लाइव है, दिनों दिन इंडस्ट्री लगते जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि बंद भी करना पड़ रहा है। कई सारा इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ, लेकिन वहाँ का जो ओनर है चला नहीं पाया है, ये सब व्यवस्था के कारण। तो बाद में वो जाकर किसी बड़े जैसे टाटा ग्रुप वगैरह जो है उसमें आकर उसको बर्ज करना पड़ा था। तो ये सभी चीज़ पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ सोसाइटी है, चलते रहता है। लेकिन इतना निश्चित है कि ये जो हत्याएं हैं वो ठीक नहीं है, ठीक है। ये हत्या होना ठीक नहीं है। आप आज के डेट में शोषण नहीं किया जाता है, लोग इतना समझदार हो गया है कि खुद से इंडस्ट्री में जाके बात करता है। इंडस्ट्री भी उसी गांव वाले में से किसी एक या दो को नॉमिनेट करके अपने पास रखती है, इंडस्ट्री की तरफ से वो बात करता है। इंडस्ट्री वाले शुरुआती दौर में इंडस्ट्री लगने के पहले गांव में जाकर लोगों को अपना बताते हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं करने जा रहे हैं। भेद मतभेद भी होता है, आपस में विचार विमर्श करके सेट होता है, इंडस्ट्री को लगने दिया जाता है वहाँ पर। भाई इंडस्ट्री लगेगा तभी आपको पैसा मिलेगा, तभी स्कूल कॉलेज मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा। नहीं तो जंगल है, जंगल में आप कितना जानवर को मार के खाएंगे, ठीक है। एक और कहानी निकल के आती है कि उस एरिया में फॉरेस्ट रिजर्व कर दिया है, पर्यावरण विभाग के अंदर चला गया, जंगल विभाग के अंदर चला गया वहाँ का फॉरेस्ट, जिसके अंदर में गांव है आदिवासियों का। तो जंगल का प्रोड्यूस को लोग बाहर बेच कर कमाते थे। जो सबसे हिट चीज़ उधर का केंदू पत्ता है, जिससे बीड़ी बनता है। इसके अलावा भी कई सारा ऐसा चीज़ है जंगल से ला के वो लोग बाहर बेच के जड़ी बूटी अपना जीवन यापन करते थे। उस पर भी गवर्नमेंट प्रतिबंध लगा दिया है, एक लिमिट से अधिक आप बेच नहीं सकते, जंगल से ये नहीं ले जा सकते, वो नहीं ले जा सकते। तो ये अलग एक चैनल सरकार खोल दिया, इसको नहीं करना चाहिए। जो जंगल वो लोग का एसेट है तो वो अपना यूज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यूज जब कर रहा है अपना एसेट को, उसका प्रोडक्ट को, पेड़ पौधा का प्रोडक्ट को, तो पेड़ पौधा को वो लोग संरक्षित करेगा। लेकिन गवर्नमेंट का ऐसा पॉलिसी बना देता है बीच में कि गड़बड़ हो जाता है। भाई आप वो जो है सो कोई चीज़ को, किसी चीज़ का प्रोडक्शन 30 kg कर रहा है, ठीक है, उसका लिमिट अब लगा दिए कि नहीं 10 kg ही आप बेच सकते हैं, है ना। सब चीज़ उसी का है। तो इस तरह का पॉलिसी उल्टा पुल्टा बिना वहाँ के लोगों से मिल के आप लगाया, सरकार लगाता है, गड़बड़ हो जाता है। एक पॉलिसी एक बार लग गया तो बदलता भी नहीं है, ये सबको मालूम है। तो उम्मीद है कि आप समझे होंगे कि माओइस्ट और सिविल इंजीनियरिंग कैसे आपस में मिला जुला है।